गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुद्रेश पांडे और अध्याय 1 जीवों में जनन भाग 2 की बात करेंगे। इसमें सभी एनुअल एग्जाम्स में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इस अध्याय से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे सभी मेडिकल एग्जाम्स जैसे कि एम्स, नीट एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। और आइए हम देखते हैं इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो यहाँ पर जो है लैंगिक जनन की जो लैंगिक विधि है उसे अच्छा माना गया है। जो लैंगिक विधि आपको दिख रही है, इस विधि को अच्छा विधि माना गया है और इस क्रिया में दोनों जनक जो कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और दोनों जनकों से बने युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से भ्रूण का विकास होकर नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन से लैंगिक विविधता होती है, इससे नए लक्षण बनते हैं और साथ ही साथ इस विधि में जो है प्रजनन की जो विधि है ये धीमी विधि होती है, यानी कि इसे धीमी विधि के नाम से भी जाना जाता है। और लैंगिक जनन से लैंगिक विविधता भी उत्पन्न होती है। तो इस विधि में अनेकों प्रॉफिट होते हैं और इसलिए इस विधि को अच्छा विधि माना गया है, लैंगिक जनन की विधि को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? यानी कि लैंगिक जनन से जो उत्पन्न हुई संतति होती है उसको क्लोन क्यों कहते हैं? क्लोन, कॉपी क्यों कहा जाता है? तो अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वह एक दूसरे के समरूप होती है, अर्थात अपने जनक के एकदम समान होती है। कैसी होती है? जनक के अपने एकदम समान होती है। और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतति आनुवांशिक रूप से आकार की दृष्टि से भी एक समान होती है। किस प्रकार से? आनुवांशिक रूप से तो आकार की दृष्टि से भी एक समान होती है। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मधुमक्खियों में नर का जन्म किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पे बात चल रही है कि मधुमक्खियों में जो नर मधुमक्खी होती है उसका जन्म किस प्रकार से होता है। तो मधुमक्खियों में नर का जन्म अनिषेक जनन विधि से होता है। और किस विधि से? अनिषेक जनन विधि से। और इस विधि में मादा से अंडाणु उत्पन्न अंडाणु का निषेचन नहीं होता, यानी कि इस विधि में जो मादा से उत्पन्न अंडाणु होते हैं उनका निषेचन नहीं होता और अनिषेचित अवस्था में ही वृद्धि कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भ्रूण और अंडे में क्या अंतर होता है या क्या अंतर है? तो यहाँ बात कर रहे हैं अंडे की और भ्रूण की। यह एक अनिषेचित मादा युग्मक है, जबकि निषेचन के पश्चात युग्मनज बनाता है। कौन? भ्रूण निषेचन के पश्चात युग्मनज बनाता है। यह अंडाशय में बनता है, यानी कि अंडा अंडाशय में बनेगा, जबकि भ्रूण युग्मनज से भ्रूण बनता है और जो विकास करके शिशु को या पादप को बनाता है। तो क्या करके? विकास करके युग्मनज से भ्रूण बनाता है। युग्मनज यानी कि जायगोट से भ्रूण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार बना लीजिए, इस पर आप याद कर लीजिए, पेपर्स में आता ही आता है, एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? तो जीवों के लिए जनन अनिवार्य है, क्योंकि जनन के द्वारा ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है और प्रत्येक जीव निश्चित अवधि के पश्चात मृत हो जाता है, परंतु मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व जनन क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण कर देता है। और नई संतति का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा? नई संतति का निर्माण होने से उसकी जो आनुवंशिकता की जो पीढ़ी है उसकी पीढ़ी का जो भविष्य वो बना रहेगा, इसलिए जीवों को जनन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों को समझाइए, नाम लिखिए। तो मादा के जनन तंत्र में विभिन्न भाग होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक जोड़ी अंडाशय होता है दोनों साइड, जोड़ी मतलब होता है 2 और सिंगल होगा मतलब कि 1। तो यहाँ पर जब हम जोड़ी की बात करेंगे तो समझना है फ्रेंड्स कि 2 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी फैलोपियन नलिकाएं होती हैं और इसके बाद गर्भाशय नलिकाएं गर्भाशय होता है और उसके बाद योनि मार्ग होता है। तो ये सब जो है मानव जनन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूल का कौन सा भाग प्रायः फल का रूप ले लेता है? तो फूल का कौन सा भाग फल का रूप लेता है? तो आंसर है अंडाशय। अंडाशय जो है फल का रूप ले लेता है। स्त्री में एक बार में कितने अंडे विमोचित होते हैं? तो एक बार में एक ही अंडा विमोचित होता है स्त्रियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फल भित्ति का क्या कार्य है? तो फल भित्ति क्या काम करती है? फल को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या काम करती है? फल को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिका उत्पादन द्वारा जनन किस जीव में होता है? तो कलिका के उत्पादन द्वारा जो जनन होता है वो होता है यीस्ट में और उसके बाद हाइड्रा में। तो ये दोनों IMP हैं, यानी कि कलिका उत्पादन द्वारा किसके में जनन होता है? तो यीस्ट और हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी उभयलिंगी है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं अमीबा, केचुआ, जोंक और मनुष्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो केचुआ और जोंक, जो कि दोनों उभयलिंगी जीव हैं, प्राणी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नारियल का वृक्ष उभयलिंगाश्री होता है जबकि खजूर का वृक्ष एकालिंगाश्री होता है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो नारियल का वृक्ष उभयलिंगाश्री होता है, इसमें एक ही पादप में नर और मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। आई बात समझ में? उभयलिंगाश्री ऐसे पौधों को कहा जाता है जिसमें नर और मादा की जनन संरचनाएं एक ही पौधे में पाई जाती हैं, जबकि खजूर एकालिंगाश्री वृक्ष है जिसमें नर तथा मादा जनन अलग अलग वृक्षों पर पाए जाते हैं। मतलब एक लिंगाश्री या फिर एक लिंगी या उभयलिंगाश्री या उभयलिंगी ऐसे पौधों को कहा जाता है। एक लिंगी ऐसे पौधों को कहा जाता है जिसमें नर का हिस्सा अलग होता है, मादा का हिस्सा अलग होता है। और उभयलिंगी ऐसे पौधों को कहा जाता है जिसमें नर एवं मादा का हिस्सा एक ही पौधे पर होता है। बात हुई क्लियर फ्रेंड्स? बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, और IMP प्रश्न था और पेपर में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवन अवधि से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्येक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीव की जीवन अवधि कहलाती है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 2000 वर्ष में जन्म हुआ है व्यक्ति का और वह 2070 तक जीता है, यानी कि जीवित रहता है, तो और उसके बाद वो मर जाता है या मृत्यु हो जाती है उसकी, तो जो बीच का समय काल हुआ यानी 2000 से 2070 तक का बीच का काल 70 वर्ष का, तो यही उसकी जीवन अवधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन को परिभाषित कीजिए। निषेचन को परिभाषित कीजिए। क्या होता है निषेचन? तो वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं, जिससे निषेचन कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि नर और मादा मिलकर के, जिसमें नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं और द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, मतलब 2n जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन किसे कहते हैं? तो क्लोन क्या है दोस्तों? एक ही जनक से उत्पन्न अकारकी और आनुवांशिक रूप से समान जीव, मतलब एक ही जनक से उत्पन्न होते हैं और अकारकी और आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ऐसे जीवों को हम क्लोन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था कि जोड़ी का मतलब होता है 2, तो वैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर कि आंसर में क्या है, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी एपिडिडाइमिस, एक जोड़ी शुक्रवाहिकाएं, ये सब जोड़ी में होती हैं। ठीक है, वृषण, एपिडिडाइमिस और शुक्रवाहिकाएं। जबकि रसखलन वाहिनी, यूरिन मार्ग, मूत्र मार्ग, शिशन और सहायक ग्रंथियाँ, ये सब क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, मतलब एक एक होते हैं। ठीक है, तो ये सब मानव नरजनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, उभयलिंगाश्री यानी कि मोनोसियस पादपों के 2 उदाहरण दीजिए। तो मोनोसियस पादपों के 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले नारियल, जो सभी ने देखा हुआ, दूसरा है कुकुरबिटा। तो दोनों ये उभयलिंगाश्री पादपों के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इनमें नर और मादा एक ही पौधे में जनन अंग जो है संरचनाएं एक ही पौधे में पाई जाती हैं दोनों पादपों में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार भिन्न है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, यानी कि जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति है अपने जनक की एकदम समान होती है, क्लोन होती है। ठीक है, अकारकी तथा आनुवांशिक रूप से एकदम समान होती है, इस प्रकार से भी ये समान है, इसके लिए क्लोन शब्द का उपयोग किया जाता है। और साधारण जीवों तथा अनेक पौधों में सामान्य रूप से अलैंगिक जनन ही होता है, जबकि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होती, यानी कि जनकों से भी और अपने आपस में भी समरूप, मतलब एक समान नहीं होती, एक जैसी नहीं दिखती, कुछ डिफरेंस होता है उसमें। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो विविधता के कारण होता है। ठीक है, तो ऐसा अपन को ध्यान रखना है कि जो अलैंगिक जनन है उसमें संतति के आकार की
और संरचनाएं एक समान होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति जो होती है वो समरूप नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़े से बड़े प्रश्न हैं, 4 से 5 नंबर वाले, तो देखते हैं सबसे पहले हम। तो ऐसे प्रश्न जो 4 से 5 नंबर में आते हैं निबंधात्मक या दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न की बात कर रहे हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बनाइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इसे याद भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एनुअल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अलैंगिक जनन का, कि इस प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। कौन से प्रजनन में? अलैंगिक जनन में। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में एक ही प्राणी भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 प्राणी भाग लेते हैं। आ गई बात समझ में? यहाँ पर नर और मादा 2 अलग अलग तरीके से भाग लेते हैं, जबकि इसमें सिर्फ या तो नर भाग लेगा या मादा भाग लेगी। प्रजनन की इकाई क्या है? कलिका के रूप में बढ़ जाएगा, शरीर के रूप में बढ़ जाएगा और खंड के रूप में बढ़ जाएगा। ठीक है, अलैंगिक जनन में 3 प्रकार से कलिका, शरीर और खंड के रूप में डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ युग्मक बनते हैं, है ना, गैमेट्स बनते हैं सिर्फ इसमें लैंगिक जनन में। अब हम बात करेंगे कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता, किसमें? अलैंगिक जनन में। इसमें युग्मकों का भी निर्माण नहीं होता, और लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, जबकि युग्मक शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही बनते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि युग्मक संलयन नहीं होता, मतलब यहाँ पर जब युग्मक बनेंगे नहीं तो संलयन कहाँ से होंगे, याद रखना है। दूसरा युग्मक संलयन होता है, क्योंकि युग्मक बनते हैं नरों में शुक्राणु और अंडाणु दोनों बनते हैं महिलाओं में, स्त्रियों में, तो यहाँ पर युग्मक जो है संलयन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि प्रजनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, चाहे वह शरीर में हो या कोशिकाओं में। तो यहाँ पर जो विभाजन है वो किस प्रकार का हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, और बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन बाद में होता है, मतलब होते हैं दोनों, पहले अर्धसूत्री होते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी करनी होती है, इसलिए पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद में जाके समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब देखते हैं, संतान आनुवांशिक रूप में जनक के समान होती है, यानी कि संतान जो निकलेगी जनक के समान होगी, और इसमें थोड़ी सी जनक से आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होगी, देखने में हट के लगेगी, अलग लगेगी, क्योंकि ऐसा होता है विविधता के कारण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में जो अंतर दिए हैं आसान तरीके से समझ में आए होंगे। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आप उसे देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सी व्याख्या करना है हमें किशोर चरण के ऊपर से, जीर्णता के ऊपर से। तो किशोर चरण क्या होता है, कि जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो उससे नवजात पौधे का निर्माण होता है। जब कोई नए बीज का अंकुरण हो रहा है तो नवजात पौधे का निर्माण होता है, और यही नवजात पौधा धीरे धीरे विकसित होते हुए, वृद्धि करते हुए विभिन्न कायिक भागों को भी बना लेता है। जब विभिन्न कायिक भागों को बना लेता है तो ये सभी किशोर अवस्था के चरण होते हैं, और किशोर या कायिक प्रवस्था के अंत होने पर, जब इसकी अवस्था की अंत हो जाती है तब जनन प्रवस्था प्रारंभ होती है, और पौधों में इसे पुष्प का निर्माण होना समझा जाता है, यानी कि किसी किशोर का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से अपन इसे क्या बोल रहे हैं, किशोर चरण की अवस्थाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीर्णता या जीर्णावस्था। तो जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती है और वृद्धावस्था की ओर पहुंचता है या बढ़ता है, और वृद्धावस्था के साथ साथ प्रजनन क्षमताएं कम हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और अपचयी क्रियाएँ यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ जो होती हैं, खाने की खाना और उसे बाहर निकाल नेगेशन करना, तो ये सब जो है धीरे धीरे मंद पड़ जाती हैं, और इसी अवस्था को हम जीर्णता चरण कहते हैं। आया समझ में कि किसी भी व्यक्ति जैसे जैसे जीव की आयु बढ़ती जाती है वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है, जनन क्षमताएँ कम हो जाती हैं और साथ ही साथ अपचयी क्रिया मंद हो जाती हैं, जिसे हम जीर्णावस्था कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग का पहचान लिखिए और यह बताइए कि वह गुणित है या अगुणित है, मतलब कि अगुणित या फिर द्विगुणित। तो n है या 2n है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न, पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अंडाशय को क्या बताया है, तो यहाँ अंडाशय को बताया है द्विगुणित, यानी कि अंडाशय जो होता है 2n होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है ये, और परागकोश भी द्विगुणित होता है। परागकोश कहाँ पाया जाता है, एक पुष्प में पाया जाता है, और उसके अंदर परागकण भरे हुए होते हैं।
फिर हम बात कर रहे हैं अंडा या डिंब की, तो अंडा या डिंब होता है सिर्फ एन यानी कि आगुणित होता है। पराग जो होता है वो भी कैसा होता है, 2n होता है, पराग जो है वो 2n होता है, ठीक है। और नरयुग्मक कैसे होते हैं, n होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स इन सब बातों को। और युग्मन जाइगोट, जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट भी द्विगुणित होता है ना। तो जाइगोट भी द्विगुणित, नरयुग्मक सिर्फ n अगुणित होता है। ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी द्विगुणित और अगुणित की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित करना है हमें, और उनके जो है स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम पता करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि बाइसेक्सुअल क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब किसी एक ही पौधे या प्राणी में दोनों लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं, या तो किसी पौधे में या फिर प्राणी में दोनों लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी पौधा कहते हैं। और स्थानीय आवास के 5 द्विलिंगी पुष्प, उनके सामान्य तथा वैज्ञानिक नाम हम देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले धतूरा, जो कि सामान्य नाम में हम उसे धतूरा बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम में बोलते हैं धतूरा मेटल। क्या बोलते हैं वैज्ञानिक नाम में, धतूरा मेटल। नेक्स्ट क्या है, सरसों, सरसों का जो है नॉर्मल नेम है, और इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वैज्ञानिक नाम की भाषा में ब्रेसिका कम्पैक्ट्रिक्स, जो कि हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है गुड़हल, तो गुड़हल को क्या बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो कि हम इसे वैज्ञानिक की लैंग्वेज में बोलते हैं, वैज्ञानिक का नाम है इसका। अब इसके बाद हम बात करेंगे अमलतास की। तो अमलतास का जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, तो वो है क्रेसिया फ्रिस्टुला, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कीकर यानी कि बबूल कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। तो बबूल, बबूल का क्या है, एकेसिया नाइलोटिका। तो ये थे दोस्तों हमारे वैज्ञानिक नाम। और अब हम बात करेंगे कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल के ऊपर से, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।